सीबीएसई बोर्ड में हम लोगों का सिविक्स चल रहा है। सिविक्स का फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड लेसन में संघवाद आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारा चल रहा है 2-3 क्लास इस पर हो चुके हैं। संघवाद, संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, आपको हमने बता चुका है। संघवाद क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और संघीय व्यवस्था में एकात्मक सरकार और संघीय सरकार, दो तरह की सरकार चलती है। भारत में संघीय व्यवस्था की हम लोग देख चुके हैं अगले टॉपिक के रूप में। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था कार्य कर रही है। हमारे यहाँ संघीय सरकार की स्थापना है। इसके बाद हम लोग ये शुरू किए थे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, जिसको हम थोड़ा सा डील भी किए थे। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसको डील करना था हम लोगों को। इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक लिया था। भाषाई राज्य इसी के अंतर्गत है, भाषाई राज्य। दूसरा टॉपिक के रूप में हम लोगों ने लिखा था भाषा नीति, भाषा नीति। और तीसरे टॉपिक के रूप में हम लोगों ने लिखा था केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ये जो आपका है शीर्षक, ये हम लोग डील कर चुके हैं, ये भी डील कर चुके हैं। इसको हम लोग डील कर रहे हैं आज। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यह जो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसको समझने के लिए हम लोगों को भारत में 3 बिंदुओं को स्पष्ट करना होगा कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था किया गया कि हमारे देश में संघवाद या संघीय सरकार की स्थापना की जाए। संघीय सरकार का मतलब होता है दोहरे स्तर पर सरकार, एक केंद्र में अलग सरकार और प्रांतों के लिए अलग अलग सरकार। और इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह घोषित किया कि हमारा देश संघीय शासन व्यवस्था से चलेगा, लेकिन केवल संविधान में उल्लेखित कर देने से कि हमारा देश में शासन संघीय व्यवस्था से चलेगा, इसकी सही सफलता नहीं हो सकती। इसकी सही सफलता निर्भर करती है लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति पर। देखते हैं, संविधान में तो उल्लेखित कर दिया गया कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था चलेगी, दोहरे स्तर की सरकार रहेगी, केंद्र में अलग और राज्यों में अलग। लेकिन केवल संविधान में उल्लेखित कर देने से संघीय व्यवस्था सफलतापूर्वक चलेगी, यह कहना बड़ा विवादास्पद है। क्योंकि केवल संविधान में व्यवस्था कर देने से कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलती। तो इसकी जिम्मेवारी, जो इसकी सफलता है संघीय व्यवस्था की, यह हमारे देश में सबसे ज्यादा निर्भर करता है लोकतांत्रिक राजनीति पर। हमारे यहाँ का लोकतांत्रिक राजनीति कुछ ऐसी है, यहाँ के नेताओं और यहाँ के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों का कुछ ऐसा सिद्धांत है, कुछ ऐसा मत है कि हम लोग विभिन्न
सिद्धांतों वाले, विभिन्न भाषाओं वाले, विभिन्न क्षेत्रीय वाले, विभिन्न विवादों को एक साथ चलने की क्षमता रखते हैं, एक साथ उसको मिलाकर चलते हैं। इसलिए केवल संविधान में उल्लेखित तो है ही, लोकतांत्रिक राजनीति भी जिम्मेवार है संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए सबसे पहला जो दायित्व था वो भाषाई राज्य का गठन का था। देखिए, पहला दायित्व संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, अपने देश में दोहरी शासन व्यवस्था लागू करने के लिए पहली समस्या भाषाई राज्य का गठन था। और भाषाई राज्य का गठन संविधान से ज्यादा लोकतांत्रिक राजनीति पर निर्भर करता था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का पहली समस्या, पहली जिम्मेवारी, सबसे बड़ी उत्तरदायी भाषाई राज्य का गठन था। आप जैसा कि जानते हो कि भारत 1947 को आजाद हुआ और इसके बाद ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के ओर आगे बढ़ा। यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हुई 1947 में। यहां से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ लागू होता है। इसके पहले हम लोग उपनिवेश थे अंग्रेजों के, हम गुलाम थे, अंग्रेजों का नियम कानून यहाँ चलता था। तो 1947 के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना हमारे यहाँ हुई तो कई छोटे मोटे राजवाड़े अपने देश में मिलते चले गए और यहाँ प्रांतों का गठन हुआ, केंद्र के साथ साथ प्रांत। लेकिन प्रांतों के गठन में सबसे बड़ी समस्या यह रह गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो 1947 में बहुत सारे राज्यों की स्थापना की गई, लेकिन उसमें अनेक समस्याएं रह गई। अनेक समस्याओं का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे भाषा बोलने वाले लोग किसी दूसरे राज्य में चले, उसके क्षेत्र में आ गया। तो 1947 से लेकर के 2013 तक के मानचित्र को अगर आप देखते हैं, भारत के मानचित्र को, राजनीतिक मानचित्र को, कि कहां कहां किन राज्यों का गठन कैसे हुआ, तो 1947 से अगर 2013 तक राज्यों का गठन देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, तो इसमें हुए परिवर्तनों को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि 1947 से लेकर 2013 तक कई राज्यों की सीमाएं बदली हैं, कई राज्यों का क्षेत्र बदला है, कई राज्यों का नाम बदल दिया गया है और कई नए राज्यों का गठन किया गया है और कई पुराने राज्य समाप्त भी हो गए। तो कई नए राज्यों का गठन हुआ, कई पुराने राज्य समाप्त हुए, कई राज्यों के नाम बदले गए, कई राज्यों के सीमाएं और क्षेत्र बदल गए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? 1950 के बाद, 1950 ईस्वी के बाद से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का सिलसिला शुरू हुआ। लोग यह सोचने लगे कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक प्रांत के अंतर्गत आ जाए और इसके लिए जो पुराने राज्य थे उनकी सीमाओं को बदला गया, उनके क्षेत्र को बदला गया, उनके नाम बदले गए, कुछ नए राज्यों का गठन हुआ, कुछ पुराने राज्य समाप्त हुए और तब जाकर के वर्तमान स्थिति में आपका राज्य का गठन हुआ है। इसमें अधिकतर ध्यान रखा गया है कि राज्यों का गठन भाषाई प्रधानता के आधार पर हो। अधिकतर एक तरह का भाषा बोलने वाले लोग एक क्षेत्र में आ जाए और इस तरह से प्रयास किया गया कि भाषाई राज्य का गठन करके जो विरोध है, लोगों में जो विरोधाभास है कि हम इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे,
या हम एक साथ नहीं रह पाएंगे, उसके आधार पर जो भाषा का विरोध था, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करके एकता कायम करने की कोशिश की गई। शुरू में यह राजनीति के जो विचारक थे, जो नेता लोग थे, उन लोगों में कुछ लोगों का मत था कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो देश की एकता को खतरा उत्पन्न होगा। लेकिन जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो हमारा अनुभव बताता है कि हमारे देश की एकता खंडित नहीं हुई है, बल्कि देश की एकता को और बल मिला है। और भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो वहां का शासन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलाने में मदद किया। तो इस तरह से भाषाई राज्य का गठन करके और हमारे देश में जो विरोध थे, विभिन्नता थी, क्षेत्रीयता थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई और संघीय व्यवस्था को लागू करने में लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान दोनों ने सहयोग किया। तो इस तरह से भाषाई राज्य का गठन हुआ है हमारे देश में, जिसके कारण संघीय व्यवस्था अच्छी ढंग से यहां चल रही है। दूसरा देखिए भाषा नीति। तो संघीय व्यवस्था यानी कि संविधान में यह उल्लेखित मिलता है, हमारे यहां उल्लेखित कर दिया गया है संविधान में कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। किसी भी भाषा को संविधान निर्माताओं ने यह निश्चित किया कि हमारे देश में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना जाएगा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ध्यान से देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है आपके संविधान में, लेकिन यह दर्जा कुछ इस ढंग से मिला है कि दूसरे भाषा वालों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अगर आप देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया, तो उस समय लगभग 40 से 41% लोग यहाँ की जनसंख्या हिंदी बोलती जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ अन्य भाषाओं का भी संविधान में जिक्र किया गया, उसका भी सम्मान किया गया। भारत में 2001 की जो जनगणना हुई है, अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो इस जनगणना में 1500 से अधिक भाषाओं का जिक्र आया है। सोच सकते हैं कि हमारा देश कितनी भाषाओं की विविधता लिए हुए है। 2001 की जनगणना में लिखित रूप से यह पाया गया कि 1500 से अधिक भाषाएं हमारे यहां हैं। इसका उल्लेख उसमें मिलता है, लिखित रूप से उल्लेख मिलता है। अगर हम इन भाषाओं को जो एक जैसे मिलते जुलते हैं उनको समूहित भी कर देते हैं, समूहित करने पर माने मोहन करने पर या समूहित करने पर 114 भाषाएं रह जाती हैं। अगर समूहित करेंगे तब भी तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी भाषाएं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा के रूप में लिया गया, लेकिन फिर देखा गया कि केवल 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए अन्य भाषाओं को भी यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए अनुसूची 8वीं अनुसूची, देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में 21 अन्य भाषाओं को, ध्यान से देखिए, 21 अन्य भाषाओं को भी सूचीबद्ध किया गया।
उल्लेखित किया गया नाम लेकर के 21 अन्य भाषाओं को। तो 8वीं अनुसूची में जब 21 अन्य भाषाओं को लिखित रूप से सम्मान दिया गया तो हिंदी को लेकर 22 भाषाएं इसका भी उसमें सूची में है। तो इस तरह से 22 से भाषा जो संविधान में उल्लेखित किए गए हैं उनको हम अनुसूचित भाषा बोलते हैं, क्योंकि सूचीबद्ध किया गया है संविधान में, इसलिए हम इनको अनुसूचित भाषाएं बोलते हैं। तो हिंदी को लेकर के 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित किया गया है और इनके प्रति लोगों का संवेदना, उनके प्रति लोगों के साथ न्याय करने की कोशिश की गई है कि किसी भी भाषा को हम राजभाषा के रूप में नहीं देखते। यह जो हिंदी के साथ 21 अन्य जो है यानी कुल 22 भाषाएं जो है केंद्र सरकार के किसी भी सेवा के लिए यानी नौकरी वगैरह के लिए कोई व्यक्ति अगर इन 22 भाषाओं से किसी भाषा को भी चुनता है तो वह किसी 22 भाषा में से कोई भी भाषा जो जानता है उसमें वह परीक्षा दे सकता है, उसको छूट है। तो इस तरह से हिंदी को बढ़ावा देने का कोशिश किया गया है हमारे संविधान में, लेकिन अन्य भाषाओं का भी सम्मान साथ साथ में किया गया है और 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित किया गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि हिंदी को भले ही राजभाषा हम घोषित करते हैं, लेकिन ऐसे इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे राज्यों को भी हिंदी राजभाषा के रूप में थोपा जाए जहां के लोग हिंदी नहीं बोलते। इसका मतलब वहां के लोग अपनी भाषा का, राज्य भाषा का, मैंने अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी एक भाषा होती है, उसमें भी अपना काम कर सकता है। तो इस तरह से छूट दी गई। किसी हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास तो है संविधान में, लेकिन यह प्रयास अन्य भाषाओं को ठोकर मारकर अपमानित करके नहीं है। इसके साथ साथ अन्य सारी भाषाओं का भी हम सम्मान करते हैं। इसके तहत एक और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिए हैं और सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़कर गए, उस समय अंग्रेजी भाषा में ही सारे राजकीय कार्य होते थे, राष्ट्र के कार्य होते थे। तो संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि 1965 तक हम लोग अपनी भाषाओं के द्वारा काम करने लगेंगे, इसलिए अंग्रेजी भाषा को 1965 में अंग्रेजी भाषा समाप्त कर दिया जाए भारत से। अंग्रेजी भाषा के द्वारा कोई भी सरकारी काम नहीं होंगे, ऐसा संविधान में उल्लेख था। जब 1965 के बाद केंद्र सरकार यह कोशिश की कि अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया जाए और अब हिंदी भाषा या राज्यों के जो अन्य भाषाएं जहां के प्रमुख हैं उसमें कार्य होंगे, उसमें सरकारी कार्य होंगे, तो देश में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि अंग्रेजी को सरकारी काम से हटाया ना जाए, अंग्रेजी भाषा को भी महत्व दिया जाए। इसमें तमिलनाडु, ध्यान दीजिए, विशेष करके तमिलनाडु राज्य में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। एक आंदोलन छिड़ गया तमिलनाडु में कि अंग्रेजी भाषा बंद नहीं होना चाहिए। तो अंत में केंद्र सरकार को इस विवाद को दूर करना पड़ा, यह कहते हुए कि सरकारी कामकाज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई भी भाषा में हो सकते हैं, अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा और राज्यों के जो राज कार्य होते हैं, सरकारी कार्य होते हैं, वो क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी के अलावा। तो अंग्रेजी की मान्यता जो 1965 में समाप्त करनी थी उसको समाप्त नहीं किया गया। लोगों की मांग के आधार पर अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी काम में रखा। तो इस तरह से भाषा नीति जो हमारा चला संविधान के द्वारा, वह भाषा नीति भी संघीय व्यवस्था को मजबूत करता है। भारत में संघीय व्यवस्था
भाषा नीति के इस तरह के सिद्धांत के चलते मजबूत हुई है, अन्यथा श्रीलंका वाली स्थिति आ जाती। श्रीलंका में भाषा नीति पर ध्यान नहीं दिया गया और आज भी गृह युद्ध वहां हो रहे हैं। श्रीलंका का उदाहरण ध्यान दीजिए, जबकि बेल्जियम ने भाषा नीति का आदर किया और वहां शांति बहाल हुई। तो भारत में भी संविधान में भाषा नीति को सही ढंग से लागू किया गया है, जिससे हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था सफल हुई। तीसरा पॉइंट है आपका केंद्र राज्य संबंध। ध्यान से इसको भी समझ लें आप। ये केंद्र राज्य संबंध जो है ये संघीय व्यवस्था को और मजबूत करती है हमारे यहाँ। केंद्र और राज्य के बीच का संबंध हमने देखा कि संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान है हमारे यहाँ। संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र में अलग सरकार और राज्यों में अलग सरकार की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार स्वतंत्र होता है और राज्य सरकार भी यानी प्रांत सरकार भी स्वतंत्र होते हैं। सबके अधिकार और कर्तव्य निश्चित कर दिए गए हैं। इसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। सत्ता का साझेदारी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तर पर किया गया है। संघीय सरकार के भी 3 क्षेत्र किए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और राज्य सरकारों में भी यही व्यवस्था है और दोनों सरकारों को स्वतंत्र कर दिया गया है। संघीय व्यवस्था का मतलब यही होता है, यह संविधान मूल्य। लेकिन भारत में संविधान निर्माताओं ने और लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने वाले राजनेताओं ने यह महसूस किया कि भारत में बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जो यूरोपीय देशों से भी बड़े हैं क्षेत्रफल में। यूरोप में स्वतंत्र हुए कई देश, छोटे छोटे देश हैं। उन देशों के क्षेत्रफल से भी हमारे कई राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या अधिक है और राज्यों में भी कई विविधता मिलती है। राज्य के अंदर भले ही भाषा के आधार पर हम लोगों ने राज्य का गठन किया, लेकिन फिर भी राज्य के अंदर भी, एक राज्य के अंदर भी कई विविधताएं मिलती है। तो इन विविधताओं को कैसे हम समेटें, इसके लिए अगर केंद्र राज्य संबंध देखें 1947 से लेकर के अब तक अगर ध्यान दें तो केंद्र राज्यों के बीच का जो संबंध है, बदलता संबंध, बदलते रहा है संबंध केंद्र और राज्य के बीच। संविधान में अधिकारों का तो स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया, लेकिन उन अधिकारों का सही रूप से प्रयोग राज्य सरकार करते हैं या नहीं करते हैं, यह लोकतांत्रिक राजनीति पर निर्भर करेगा। लोकतांत्रिक राजनीति यानी नेतागण जो लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेते हैं, अगर संविधान के जो कानून है, उल्लेख है, अधिकार दिए गए हैं केंद्र और राज्य को स्वतंत्र रूप से, अगर वो चाहे तो राज्यों को उनके स्वायत्तता का पूरा अधिकार नहीं भी दे सकते। तो केंद्र और राज्य के संबंध, जो बीच के संबंध है, ये बदलता रहा है हमारे देश में। आप ध्यान दें 1947 के बाद केंद्र में लगभग एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार रही है और केवल केंद्र में नहीं, उसी पार्टी के अधिकतर राज्यों में भी सरकार रही है। यानी केंद्र में और अधिकतर राज्यों में एक ही राजनीतिक पार्टी का सरकार रही है, शासन व्यवस्था रही है। जब केंद्र और राज्य दोनों में लंबे समय तक एक ही राजनीतिक पार्टी का सरकार रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाई। वे केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी का सरकार था, राज्य में भी उन्हीं पार्टी का सरकार था। तो दोनों में विरोध भी नहीं हुआ और राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर पाती। तो उनका संविधान में उल्लेखित अधिकार एक तरह से किताबों में ही बंद था, संविधान में ही बंद था। लेकिन 1990 के बाद, ध्यान से समझें आप, 1990 ईस्वी के बाद अनेक केंद्रीय और
प्रांतीय राजनीतिक दलों का आविर्भाव हुआ। कई दल आए सामने, केंद्रीय और प्रांतीय, कई दलों का गठन हुआ। केंद्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय राजनीतिक दल। का गठन हुआ। हमारे देश में 1990 ईस्वी के बाद अनेक केंद्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय राजनीतिक दलों का गठन हुआ, और जब चुनाव होने लगे तो केंद्रीय सरकार में किसी एक राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं आ पा रहा। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक पार्टियां थी वो अनेक केंद्रीय राजनीतिक दलों से और प्रांतीय राजनीतिक दलों से भी क्या कहते हैं कि गठबंधन करके गठजोड़ सरकार का निर्माण करने लगे। तो गठबंधन सरकार की शुरुआत 1990 ईस्वी के बाद हुआ, क्योंकि केंद्रीय सरकार में यानी लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा। तो वैसी स्थिति में जब एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करती है या प्रांतीय राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करती है और मिल करके सरकार बनाती है, तो उसको हम गठबंधन का सरकार कहते हैं। तो जब गठबंधन का सरकार शुरू हुआ तो केंद्र में अलग सरकार और प्रांत में अलग सरकार। केंद्र में कई राजनीतिक पार्टियों के मिलाकर के सरकार का गठन किया गया। अब प्रांतीय क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक दलों के सरकार बनी। वैसी स्थिति में अब केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार के अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकती। अब प्रांतीय सरकार को स्वायत्त स्वतंत्र होकर स्वयं अपने अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार मिला, और केंद्र सरकार भी उनके अधिकारों को अब छीन नहीं सकती थी। नहीं तो इसके पहले जब केंद्र और राज्य में दोनों में उसी की सरकार होती थी, अधिकतर राज्यों में, तो किसी प्रांत में अगर दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनती थी तो केंद्रीय सरकार संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़ कर उस राजनीतिक सरकार को गिरा करके और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती थी। वैसे सरकारों को परेशान करती थी और राज्य प्रांतीय सरकारों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने नहीं देती थी। लेकिन 1990 के बाद जब गठबंधन की सरकार बनने लगी तो अब सभी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करते हुए अपने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। इस तरह से केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो बदलते आ रहे हैं। 1947 से अधिकतर समय तक केंद्र में और अधिकतर प्रांतों में चूंकि एक ही राजनीतिक पार्टी का सरकार बनती थी, तो राज्यों को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता था। साथ में केंद्र सरकार अगर किसी प्रांत के दूसरे राजनीतिक दल की सरकार होती थी तो दांव पेच उठाकर संवैधानिक दांव पेच खेल करके और उसको खत्म कर देती थी। लेकिन 1992 के बाद 1990 के बाद जब गठबंधन सरकार बनने लगी केंद्र में, तो राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता मिला। राज्य अपने पूरे अधिकार का प्रयोग करने लगे और साथ में 1992 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय भी आया सामने। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि कोई भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती है, परेशान नहीं कर सकती है। उसको संवैधानिक नियमों का पालन करना होगा और राज्य के सरकारों को भंग करने का उसके अधिकार को समाप्त कर दिया, जिसके कारण केंद्र और राज्य के अपने अपने अधिकार जो थे वो सीमित हो गए और राज्य सरकार भी अपनी पूर्ण अधिकार का प्रयोग करने लगी, स्वायत्त राज्य की तरह व्यवहार करने लगी। तो ये तीन चीजें हैं जिसके कारण हमारा संघीय व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है। भाषाई राज्य का गठन,
भाषा नीति के आधार पर संविधान का निर्माण, केंद्र राज्य का संबंध संविधान में उल्लेखित है, दोनों के अधिकार और कर्तव्य, और बीच बीच में ये जो दिक्कत था उसमें परिवर्तन होता गया, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध मजबूत होते गए और वर्तमान में यह काफी मजबूत स्थिति है। और इस 3 बिंदुओं को लेकर ही हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था कायम है। समय क्या कह रहा है? ठीक है, आप अगले दिन हम लोग एक टॉपिक इसमें बचा है आपका, भारत में विकेंद्रीकरण। इसी को एक टॉपिक हम लोग अगले दिन डील करेंगे। भारत में विकेंद्रीकरण, ये आपका एक टॉपिक बचा है जिसको हम लोग अगले दिन डील करेंगे। आज के लिए यही हो गया आपका एक ही टॉपिक। आज एक टॉपिक आपका संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसके अंतर्गत 3 बिंदु हैं, भाषाई राज्य, भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध, और इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर हमारी संघीय व्यवस्था कायम है और सुचारू रूप से चल रही है। और हम लोग हर विद्रोह को, गृह युद्ध को टालते हुए अच्छे ढंग से फलफूल रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक राजनीति और संघीय व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रहे हैं। तो अब हम लोग अगले दिन एक टॉपिक बचा है आपके यहाँ, भारत में विकेंद्रीकरण। इसी को हम मंडे को डील करेंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक।